अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि हम एफएससी पार्ट 2 की बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे और इसमें हमने बुक के स्टार्ट में चैप्टर 13 से जो है अपने लेक्चर्स को स्टार्ट किया था और प्रीवियस 3 लेक्चर्स जो हैं वो हमारे हो चुके हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज इन दोज लेक्चर यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपने वो नहीं अभी तक प्रिपेयर किए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। So our chapter 30 was related to the thermoregulation and osmoregulation और इसमें हम इन टर्म्स को बहुत क्लियरली पढ़ चुके थे, फीडबैक मैकेनिज्म भी देख चुके थे। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर नंबर 4 है दैट इज अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड मेथड्स ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन। कि ऑस्मोरेगुलेशंस के मेथड क्या होते हैं फ्रेश वाटर एनिमल्स में और मेरीन एनिमल्स में। वी ऑलरेडी नो दैट मेरीन एनिमल्स मीन द एनिमल्स दैट लिव इन द सी। तो जो समुद्र के रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कैसे ऑस्मोरेगुलेशन होती है और जो फ्रेश वाटर में एनिमल्स रहते हैं उनमें किस तरह से ऑस्मोरेगुलेशन होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्मोरेगुलेशन के मेथड को समझने के लिए यहाँ पे हम हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक जो हैं उनकी टर्म्स को रिवाइज करेंगे। तो हाइपोटोनिक में क्या होता है, अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्ट की अमाउंट जो है वो कम होती है। अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन है तो मतलब बाहर जो है वो सॉल्ट कम है, सेल के अंदर सॉल्ट ज़्यादा है, तो जहाँ सॉल्ट ज़्यादा होगा वाटर भी वहाँ उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो आपने ये टर्म याद रखनी है, हाइपोटोनिक मीन लेस सोल्यूट। ओके, तो सेल के अंदर सोल्यूट ज़्यादा है तो सेल के अंदर वाटर मूव करेगा। लेकिन अगर हाइपरटोनिक की बात की जाए तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मतलब है कि सेल को मैंने ऐसे सोल्यूशन में रखा है जिसमें सॉल्ट की अमाउंट ज़्यादा है, तो जहाँ सॉल्ट की अमाउंट ज़्यादा होगी वाटर भी वहाँ उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसी वजह से इधर सेल की आउटसाइड डायरेक्शन में जो है वाटर मूव कर रहा है और सेल जो है वो श्रिंक हो गया। तो हाइपरटोनिक से आपने याद रखना है कि सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है और हाइपोटोनिक मतलब सोल्यूट जो है वो लेस होगा। और जहाँ सोल्यूट ज़्यादा होता है हमेशा वाटर की डायरेक्शन उसी तरफ होती है। सो वाटर मूव्स टुवर्ड द higher salt concentration and salt diffuse towards the lower salt concentration। मैंने अभी बताया कि सॉल्ट जहाँ ज़्यादा होगा वाटर उस डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन हमें पता है कि सॉल्ट किधर को मूव करेगा। सॉल्ट ऑब्वियसली जहाँ पे ज़्यादा होगा वो कम कंसंट्रेशन की तरफ को मूव करना स्टार्ट कर देगा, राइट। ये सॉल्ट को समझने के लिए आपको बहुत ईजीली समझ सकते हैं कि अगर आप थोड़ी सी क्वांटिटी में वाटर लें, उसमें सॉल्ट को मिक्स करें और बाद में आप उसमें मज़ीद वाटर ऐड करते हैं तो बहुत जल्दी वो पूरे जो ग्लास में इक्वल कंसंट्रेशन हो जाएगी, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन से वो बहुत तेज़ी से मूव करेगा लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो मतलब सॉल्ट जो है वो हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, लेकिन वाटर उस तरफ को मूव करता है जहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा। तो आपने इन टर्म्स को कंफ्यूज नहीं करना, आपने बस याद रखना है जहाँ सॉल्ट ज़्यादा होगा वाटर उस तरफ को मूव करेगा और सॉल्ट जो है वो उससे ऑपोजिट मूव करेगा, वो हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। सो ऑस्मोरेगुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम देखेंगे वो फ्रेश वाटर एनिमल्स में होगी। अगर ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है तो इस तरह से आप हेडिंग्स भी बना सकते हैं। तो फ्रेश वाटर एनिमल्स जो होते हैं वो हाइपरटोनिक होते हैं। मैंने बताया हाइपरटोनिक का मतलब होता है कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स, मतलब उनकी बॉडी के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। फ्रेश वाटर का मतलब ही ये है कि फ्रेश वाटर में सोल्यूट कम है। हमें पता है जो सी वाटर होता है या अगर मेरीन की बात करें तो वहाँ सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फ्रेश वाटर में सोल्यूट्स जो होते हैं उनकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। सोल्यूट की कंसंट्रेशन पानी में तो कम है, लेकिन उसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, जो एनिमल्स रह रहे हैं, उनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट के सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। मतलब उनकी बॉडी जो है दैट इज़ हाइपरटोनिक टू देयर इन्वायरमेंट। उनकी बॉडी के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो होगी वो ज़्यादा होगी। सो इसका मतलब क्या है, देयर बॉडी कंटेन्स मोर सॉल्ट्स एंड फ्रेश वाटर कंटेन्स वेरी लेस सॉल्ट। तो इसकी वजह से क्या होगा, बॉडी फ्लूइड्स जो हैं वो मोर कंसंट्रेटेड होंगे और फ्रेश वाटर जो होगा वो लेस कंसंट्रेटेड होगा। यहाँ से आपने ये कंसेप्ट को क्लियर करके चलना है, वरना आपको ये टॉपिक समझ नहीं आएगा। फ्रेश वाटर जो है उसमें सोल्यूट्स कम है, तो जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उसमें सोल्यूट्स ज़्यादा है, मतलब उससे ज़्यादा कंसंट्रेटेड है बॉडी फ्लूइड्स जो हैं एनिमल्स के। तो अब इसके रिजल्ट में होगा क्या,
अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऐसा ऑर्गेनिज्म फूड ले रहा है उसमें हमारे पास वाटर भी आ रहा है, सॉल्ट भी इनटेक कर रहा है। वो ब्लू एरोज जो है वो वाटर को शो करेंगे यहाँ पे, और रेड एरोज जो है वो सॉल्ट की मूवमेंट को शो करेंगे। अब जैसा कि हमारे पास हमने देखा कि सॉल्ट वाटर में बहुत कम है, तो इसलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं सॉल्ट को अपनी बॉडी के अंदर, क्योंकि उनको सॉल्ट की कमी जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। तो उसकी वजह से वो जो थोड़े बहुत सल्यूट उनके इन्वायरमेंट में होते हैं उनको एक्टिवली अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं गिल्स के थ्रू, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि वाटर जो है वो बहुत तेज़ी से जितने भी उनकी बॉडी में पोर्स होते हैं, गिल्स होते हैं, उनसे उनकी बॉडी के अंदर जा रहा होता है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि वाटर हमेशा वहाँ उस डायरेक्शन में मूव करता है जहाँ पे सॉल्ट कंसंट्रेशन या सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। और हमने देखा कि फ्रेश वाटर एनिमल्स के अंदर उनकी बॉडी फ्लूइड के अंदर सल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। तो इफ सल्यूट कंसंट्रेशन इज ग्रेटर इनसाइड द बॉडी देन वाटर मूव्स इनसाइड द बॉडी, ठीक है। जहाँ पे सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वाटर उस डायरेक्शन में मूव करेगा। बॉडी के अंदर अगर सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वाटर जो है वो बाहर की इन्वायरमेंट से उनकी बॉडी के अंदर बहुत तेज़ी से मूव कर रहा होगा। तो इसीलिए ये जो यूरिन प्रोड्यूस करते हैं वो डिल्यूट होता है, क्योंकि ऑलरेडी वाटर बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी के अंदर जा रहा है, तो उनसे निकालते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को निकालते हैं। और सॉल्ट ये सल्यूट्स उनके यूरिन में बहुत कम होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो सल्यूट की कंसंट्रेशन जो है उनके इन्वायरमेंट में कम है, तो वो उसकी शॉर्टेज को फेस कर रहे होते हैं। तो उनके यूरिन में सल्यूट बहुत कम होते हैं और वाटर बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से ये अपनी बॉडी की जो ऑस्मो रेगुलेशन है उसको मेंटेन कर रहे होते हैं, मतलब होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर रहे होते हैं, और वाटर और सल्यूट्स की जो रेगुलेशन है वो करते हैं। अब मेन प्रॉब्लम हमने यहाँ पे क्या देखे कि बॉडी जो है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड है फ्रेश वाटर के मुकाबले में, और वाटर जो है वो कॉन्टीन्यूसली उनकी बॉडी में एंटर हो रहा है, क्योंकि उनकी बॉडी में हाइपरटोनिक है वो एज कम्पेयर टू द एनवायरनमेंट। तो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर जो है बहुत तेज़ी से एंटर हो रहा है, गिल से भी एंटर होता है, या उनकी बॉडी की जो सरफेस होती है वो परमिएबल होती है, उसमें जितने भी पोर्स होते हैं वहाँ से सब पोर्स से वाटर जो है वो एंटर हो रहा होता है। और दूसरी चीज़ अगर सॉल्ट्स की बात करें तो सॉल्ट्स जो है एसेंशियल सॉल्ट जैसे कि सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव वो कॉन्टीन्यूसली डिफ्यूज आउट कर रहे होते हैं बॉडी में से, मतलब इन पोर्स में से ही ऑटोमेटिकली वो बाहर हो जाएंगे। क्योंकि हमने देखा सॉल्ट कहाँ किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्ट मूव करते हैं। तो उनकी बॉडी के अंदर जो है वो हायर कंसंट्रेशन है, और बॉडी के बाहर जो है इन्वायरमेंट में या वाटर में कंसंट्रेशन लो है, तो वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, मतलब सराउंडिंग वाटर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, जो ऑटोमेटिकली मूवमेंट हो रही होगी। तो इसकी वजह से उनको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो टू प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फर्स्ट वन इज एक्सेसिव वाटर एंटर्स the body and essential salts are lost, and or you can say essential salts are going outside the body। तो इसको किस तरह से वो मेंटेन करते हैं, अभी हमने फिगर में भी उसको ऑब्जर्व किया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या करना है कि एक्सेसिव वाटर को अपनी बॉडी से निकालना है, उसे एक्यूमुलेट नहीं होने देना बॉडी के अंदर। तो इसके लिए वो डिल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेंगे, हमने ये फिगर में पहले डिस्कस कर लिया है। तो वो जो यूरिन होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है उसको रिमूव कर देंगे बॉडी से, और री एब्जॉर्बिंग द सॉल्ट, वो अपनी बॉडी में सॉल्ट को री एब्जॉर्ब करेंगे। मतलब हमने देखा था कि बॉडी में एक्टिवली जो है वो सॉल्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं उनकी बॉडी के अंदर, ताकि वो जो लॉस्ट आयंस हैं उनको रिप्लेस किया जा सके, ठीक है। हमने भी देखा था गिल्स वाली साइड से वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं सॉल्ट को अपने अंदर। तो इस तरह से क्या होता है कि उनकी बॉडी के अंदर जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रहती है। और थर्डली ड्रिंकिंग वाटर, मेरीन एनिमल्स की तरह फ्रेश वाटर एनिमल्स जो होते हैं वो वाटर को इतना ज़्यादा ड्रिंक नहीं करते, बल्कि बहुत रेयरली होता है कि वो वाटर को ड्रिंक कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनकी बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। दैट्स व्हाई दे डू नॉट रैंडमली ड्रिंक द वाटर। सो दिस वाज द होल प्रोसेस। आप इसको इसी तरह से हेडिंग पे बता सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि उनको हमारे जो फ्रेश वाटर के जो एनिमल्स होते हैं, आप वन बाय वन उसकी सारी हेडिंग इसी तरह से बना सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपने फिगर को लाजमी ऐड करना है। ये जो फिश में मूवमेंट दिखा रहे हैं आप, टू कलर से, पेन से और ब्लू मार्कर से आप शो कर सकते हैं कि किस तरह से वाटर मूव कर रहा है और किस तरह से सॉल्ट जो है वो मूव कर रहे हैं इनसाइड एंड आउटसाइड।
उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है दैट इज़ द ऑस्मो रेगुलेशन इन मेरीन एनिमल्स। तो मेरीन एनिमल जो है उनकी बॉडी की कंडीशन ऑपोजिट है, उनकी बॉडी की कंडीशन हाइपोटोनिक है उनकी इन्वायरमेंट के मुकाबले में, क्योंकि उनकी इन्वायरमेंट जो है वो सी वाटर है। सी वाटर में हमें पता है सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो सी वाटर जो है वो हाइपोटोनिक होगा, लेकिन उनकी बॉडी जो होगी वो हाइपोटोनिक होगी। हाइपोटोनिक मीन्स लेस सॉल्ट कंसंट्रेशन, मतलब उनकी बॉडी के अंदर जो है वो सॉल्ट्स कम होंगे, जबकि उनकी इन्वायरमेंट जो है जो सी वाटर है वहाँ पे सॉल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे। सी वाटर कंटेन्स मोर सॉल्ट इन देयर बॉडी, मीन सी वाटर इज मोर कंसनट्रेटेड एंड बॉडी फ्लूइड्स आर लेस कंसनट्रेटेड। अब यहाँ पे आप जो है फिगर को देखें अगर, तो ये हमने देखा था कि ब्लू एरोज जो है वाटर को शो करते हैं और रेड जो है वो सॉल्ट को। अब ये फूड और वाटर अपनी बॉडी के अंदर जो लेके जा रहे हैं, तो अब क्या है इनके पास सॉल्ट जो है वो एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि सॉल्ट किस डायरेक्शन में मूव करता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पर। अब बॉडी के बाहर जो है सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, बॉडी के अंदर जो है सॉल्ट बहुत कम। तो अब क्या होगा, सॉल्ट अंदर को जा रहा होगा सारे जितने भी पोर्स हैं वहाँ से, तो बॉडी क्या करेगी, उस सॉल्ट कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए ये एक्सक्रीशन के थ्रू या बॉडी के जितने भी प्रोसेसेस हैं उसके थ्रू, गिल्स के थ्रू अपने सॉल्ट को बाहर निकालेगी, जितना एक्सेसिव सॉल्ट बाहर निकल सके, ताकि वो अपनी बॉडी के अंदर की इन्वायरमेंट को मेंटेन कर सके। ठीक है, और इसके अलावा जो वाटर की मूवमेंट होगी वो किस तरह डायरेक्शन में होगी, कि वाटर की मूवमेंट ऑब्वियसली वो बाहर की तरफ होगी, क्योंकि बाहर जो है सॉल्ट ज़्यादा है। हमने अभी देखा कि बाहर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो जहाँ सॉल्ट ज़्यादा होता है हमने देखा वाटर वहीं को मूव करता है, तो वाटर की डायरेक्शन आउटसाइड द बॉडी होगी, क्योंकि बाहर जो है सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो इसको मेंटेन करने के लिए, वाटर को कंजर्व करने के लिए ये कंसनट्रेटेड यूरिन बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे अपनी बॉडी में, क्योंकि कंसनट्रेटेड यूरिन में क्या होता है, वाटर की अमाउंट कम होती है, क्योंकि इन्हें अब वाटर ऑलरेडी बॉडी से बाहर जा रहा है पोर्स के थ्रू, क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है सॉल्ट्स की और सोल्यूट्स की, तो इस वजह से ये यूरिन में कम से कम जो है वाटर जो है वो बॉडी से रिमूव करेंगे, और सॉल्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, क्योंकि सॉल्ट ऑलरेडी उनकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मूव होकर आ रहा होता है, क्योंकि उनकी बॉडी हाइपोटोनिक होती है और बाहर इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक होती है। हाइपोटोनिक मीन्स लेस सॉल्ट, तो पहले सॉल्ट बहुत ज़्यादा एंटर हो रहा है, इसीलिए वो सॉल्ट को यूरिन के थ्रू भी बाहर रिमूव करेंगे बॉडी से, और एक्सक्रीशन भी करेंगे गिल्स के थ्रू, ताकि सॉल्ट जो है एक्सेसिव सॉल्ट जो है वो बॉडी से रिमूव हो सके। तो इस तरह से ये जो है मेरीन एनिमल जो है अपनी बॉडी की होमियोस्टेसिस को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम के क्या फेस कर रहे हैं, आपने इसी तरह से हेडिंग बनानी है कि बिकॉज सी वाटर इज मोर कंसनट्रेटेड देन वाटर लीव्स द बॉडी थ्रू ऑस्मोसिस थ्रू द गिल्स एंड द स्किन एंड सॉल्ट डिफ्यूज फ्रॉम द सी वाटर इनटू द बॉडी। तो सॉल्ट जो है वो बॉडी के अंदर आ रहे हैं, तो अब रिजल्ट में क्या हुआ, वाटर लॉस ज़्यादा हो जाएगा और सॉल्ट गेन ज़्यादा हो जाएगा। सॉल्ट बॉडी के अंदर बहुत तेज़ी से आ रहा है, और इसके अलावा ये वाटर को ड्रिंक भी कर रहे होते हैं बहुत तेज़ी से, क्योंकि वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, तो इस वजह से ये वाटर को ड्रिंक भी ज़्यादा कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वाटर को वो ड्रिंकिंग करते हैं तो उसमें भी सॉल्ट की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर बढ़ती जाती है, क्योंकि ड्रिंकिंग के थ्रू भी सॉल्ट अब आ रहा है, तो सॉल्ट जो है इस तरह बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या मेथड है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था कि वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा है, तो उसको रोकने के लिए ड्रिंकिंग करेंगे, और सेकेंडली कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेंगे, ताकि वाटर को कंजर्व किया जा सके, बॉडी में वाटर को की कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जा सके। ठीक है, वाटर को कंजर्व करने के लिए टू प्रोसेसेस हमने देखे, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रिंकिंग एंड सेकेंडली प्रोडक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन। उसके बाद स्पेशलाइज्ड क्लोराइड सेल्स होते हैं इसके अंदर, जो कि इनके गिल्स में प्रेजेंट होते हैं, जो एटीपी को यूज़ कर रहे होते हैं टू एक्टिवली पंप सॉल्ट्स आउट ऑफ द बॉडी। हमने देखा था कि गिल्स के थ्रू इनकी बॉडी से सॉल्ट जो है वो बाहर जा रहा होता है, ताकि बॉडी के अंदर सॉल्ट्स जो है उनको प्रिवेंट किया जा सके। तो इसके लिए यहाँ स्पेशल टर्म यूज़ की गई है कि इनकी बॉडी में स्पेशलाइज्ड क्लोराइड सेल्स होते हैं, जो कि गिल्स में प्रेजेंट होते हैं, और वो एटीपी को यूज़ करते हैं, मतलब यू कैन से दैट नीड द एनर्जी टू एक्टिवली पंप सॉल्ट्स आउट ऑफ द बॉडी।
कि वो बॉडी से बाहर जो है उसको मूव करवा सके। ऑब्वियसली जब कॉन्सेंट्रेशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाना है सॉल्ट को, वैसे तो अगर नॉर्मली देखा जाए तो सॉल्ट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना चाहिए, मतलब बॉडी के अंदर मूव कर रहा है, लेकिन अब हमने कंसंट्रेशन से ऑपोजिट उसे मूव करवाना है, तो ऑपोजिट मूव करवाने के लिए हमेशा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ हमें एनर्जी जो है एटीपी की फॉर्म में जो है वो देनी पड़ेगी ताकि हम उसका ऑपोजिट फ्लो करवा सकें, राइट। तो ये ऑपोजिट फ्लो के लिए एक्टिवली पंप करने के लिए स्पेशल कोलोराइड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा रेक्टल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि मूव करवा रहे होते हैं एक्सेस सॉल्ट को इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर ये सॉल्ट जो है ये फीसिस के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। जिस तरह ही डाइजेशन कंप्लीट होती है तो फीसिस के साथ साथ बहुत ज़्यादा सॉल्ट भी इनकी बॉडी से रिमूव हो रहे होते हैं। तो दिस वाज द होल प्रोसेस ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन इन द मेरीन एनिमल्स। लास्टली हम इनको रिवाइज कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आपने डिफरेंस के लिए भी अपना माइंडसेट जो है वो पहले से प्रिपेयर रखना है कि कोई भी आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो डिफरेंस के तौर पे आ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी बॉडी फ्लूइड की बात की जाए तो फ्रेश वाटर एनिमल्स की बॉडी फ्लूइड जो होता है हाइपरटोनिक होता है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा होती है, लेकिन मेरीन एनिमल्स की हाइपोटोनिक होती है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर कम होती है। ओके, उसके बाद वाटर की मूवमेंट देखी जाए तो वाटर जो है एंटर होगा बॉडी के अंदर फ्रेश वाटर एनिमल्स के केस में, क्योंकि बॉडी में सॉल्ट ज़्यादा है, तो जहाँ सॉल्ट ज़्यादा होगा तो वाटर की मूवमेंट उसी तरफ होगी, तो वाटर जो है बॉडी में एंटर हो रहा है। लेकिन जो मेरीन एनिमल्स हैं वाटर लीव्स द बॉडी। एंड सॉल्ट मूवमेंट, सॉल्ट डिफ्यूज आउट। अब बॉडी के अंदर सॉल्ट ज़्यादा है तो सॉल्ट की डायरेक्शन जो होगी वो आउटसाइड की होगी इन द फ्रेश वाटर एनिमल्स, बट इन द मेरीन एनिमल्स सॉल्ट डिफ्यूज इनसाइड द बॉडी। अब मेन प्रॉब्लम क्या आ गया कि इनमें टू मच वाटर हो गया, इनकी बॉडी के अंदर वाटर एंटर हो रहा है तो वाटर जो है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर मेरीन एनिमल्स की बात की जाए तो इनमें वाटर लॉस बहुत ज़्यादा है और एक्सेस सॉल्ट जो है वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो बढ़ते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो इसके लिए क्या होता है, यूरिन किस तरह का प्रोड्यूस करते हैं, जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डिल्यूट यूरिन जो है उसे प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, एंड मेरीन एनिमल्स प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। अमाउंट भी बहुत कम होगी ताकि वाटर को कंजर्व किया जा सके, और जो अमाउंट होगी उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स प्रेजेंट होंगे, सॉल्ट प्रेजेंट होंगे, सो वी कैन से दैट इज द कंसेंट्रेटेड यूरिन। और ड्रिंकिंग वाटर की बात की जाए, फ्रेश वाटर एनिमल्स बहुत कम ड्रिंकिंग करते हैं, अदरवाइज मेरीन एनिमल जो है वो कंटिन्यूसली वाटर को ड्रिंक कर रहे होते हैं ताकि बॉडी के जो वाटर है उसके बैलेंस को मेंटेन किया जा सके, उसको बैलेंस रखा जा सके। और यहाँ पे अगर आपको डिफरेंस में आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन तो आपने इसकी जो डायग्राम थी, फिगर्स थी, वो लाजमी आपने ऐड करनी है, वहाँ से सारे पॉइंट्स में वो क्लियर हो जाएंगे कि वाटर की मूवमेंट किस तरह से हो रही है और सॉल्यूट्स की मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है। ओके, सो दिस वाज द होल लॉन्ग क्वेश्चन। और अगर आप एज अ लॉन्ग क्वेश्चन इसे लिखना चाह रहे हैं तो स्टार्ट में आप हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक को भी लाजमी मेंशन कर दें ताकि वो पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएं और आपकी भी राइटिंग के दौरान वो पॉइंट जो है रिकॉल हो जाए ताकि मिस्टेक की कोई गुंजाइश ना रहे, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें जो होते हैं वो चीज़ों को आगे पीछे कर देते हैं, हाइपरटोनिक में कंफ्यूज हो जाता है। तो अगर हम रिकॉलिंग करें तो फ्रेश वाटर एनिमल्स, थिंक ऑफ अ फिश इन फ्रेश वाटर, इन द केस ऑफ फ्रेश वाटर एनिमल्स आप एक फ़िश के बारे में सोचें जो कि वाटर से सराउंड हुई है, जिसमें हर तरफ बहुत ज़्यादा वाटर है और वाटर तो बहुत ज़्यादा है लेकिन सॉल्ट बहुत कम है। तो वो क्या करेगी, वाटर को बाहर निकालेगी बॉडी से और सॉल्ट को अंदर लेके जाएगी, अंदर रखने की कोशिश करेगी, राइट। इस सिंपल वर्ड्स में अगर आपने इसको समझना हो, रिकॉल करना हो, पेपर के लिए याद रखना हो कि हम क्या किस में कौन सी कंडीशन वो फेस कर रहे हैं और क्या प्रॉब्लम फेस करें। लेकिन अगर मरीन एनिमल्स की बात की जाए तो आप ऐसी फिश के बारे में सोचेंगे जो एक सॉल्ट से भरे हुए पानी में रह रही है, जो ऐसे पानी में जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट है। तो अब क्या होगा, वाटर की उससे शॉर्टेज हो जाएगी लेकिन सॉल्ट जो है उसको गेन कर रहा है,
तो अब वाटर की शॉर्टेज को फिल करने के लिए वो क्या करेगी, ड्रिंकिंग करेगी, और सॉल्ट को मेंटेन करने के लिए सॉल्ट को बॉडी से किसी ना किसी तरह बाहर निकालने की कोशिश करेगी। तो इस तरह से आपने अपने माइंड में इसका मैप बना के रखना है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इस लॉन्ग में स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो अगर आपको कोई भी स्टिल कोई क्यूरी हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। So this was all about the fourth lecture of chapter 13. Thank you so much.